नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार शिक्षार्थियों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और आज हम बताने वाले हैं हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार मंगलम जी। और मंगलम जी बताने वाले हैं आज की हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ कहाँ अवसर हैं, उन पर हम बात करेंगे। मंगलम जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दरअसल यह कार्यक्रम मूलतः जो हम लोग लेकर के आए हैं वह उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी की अकादमिक दुनिया में है और वे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या उच्च अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं। जब आप एमए के पश्चात पीएचडी की सोचते हैं तो नेट और जेआरएफ होना एक अनिवार्य जरूरत बन जाती है। और उसके साथ ही जब आप अलग अलग राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी करते हैं, उसके लिए भी हिंदी साहित्य का अध्ययन और यूं कहूं कि विशद अध्ययन और प्रामाणिक अध्ययन बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। तो तैयारी की कुछ रणनीतियां होती हैं, कुछ और एक लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। यूं आप देखें तो लगभग थोड़े बहुत अंतर के साथ जो मुख्य हिस्सा है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है वह एक सा है। थोड़ा अंतर होगा। अगर आप झारखंड की परीक्षा दे रही हैं तो उसमें थोड़ा सा झारखंड के साहित्य पर ज्यादा जोर होगा। उत्तराखंड से जो परीक्षाएं होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी आप जब परीक्षा देंगे तो थोड़ा उत्तराखंड के लिटरेचर पर बातें ज्यादा एक हिस्सा हो जाता है। राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या इस तरह के जो अलग अलग राज्य असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं लेती हैं तो उसमें उसका हिस्सा होता है। लेकिन मूल जो सिलेबस है वह जेआरएफ जो यूजीसी का एग्जाम है, नेट और जेआरएफ जिसको हम कहते हैं, उसके सिलेबस के इर्द गिर्द ही होता है। जी। मंगलम जी, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग एक दशक से शायद नेट जेआरएफ छोटे कस्बों में बहुत कम इसका एक प्रचार होता था, लोगों को उतना जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत स्टूडेंट नेट जेआरएफ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो एक अवेयरनेस आई है छोटे कस्बाई छोटे इलाकों में भी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हर स्टूडेंट को नेट जेआरएफ की तरफ जाना चाहिए या उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि बहुत अध्येता होना है उसको, तो किस तरह के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए करना चाहिए? देखिए, अगर इस क्षेत्र में आप त्वरित सफलता चाहते हैं तो उच्च शिक्षा आपके लिए नहीं है। उच्च शिक्षा में आप देखिए भर्तियां बहुत कम आती हैं, लंबे लंबे अंतराल पे आती हैं। इतने पदों के खाली होने के बावजूद भी 5-5 साल 6-6 साल तक कोई नियुक्तियां नहीं आती हैं। सरकार नियुक्तियां लाती भी हैं तो वो चुनाव के आसपास लाती हैं ताकि उनका एक चुनाव का मुद्दा बन सके। तो ऐसे में नियुक्तियों की प्रक्रिया और इस तरह की जो जटिलताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, कई बार ये नियुक्तियां फेयर नहीं होती, बहुत अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन हमें उन नियुक्तियों के लिए लगे रहना होता है। तो एक लंबा वक्त लगता है, एक लंबा वक्त, एक लंबा समय, एक लंबा अध्ययन आपको देना पड़ता है। अमूमन यह होता है जो हमारा भारतीय समाज है, लोग तुरंत ही किसी दूसरे का एग्जाम्पल देने लगते हैं, उदाहरण देने लगते हैं। सफलता चाहने वाले चाहते हैं कि स्नातक करने के साथ ही नौकरी मिल जाए। खास करके जब आप के समाज में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशन को बहुत अदब के साथ देखा जाता है। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे होती है और जो आईएएस की ग्रेड पे होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन प्रोफेसर को समाज में किस नजरिए से देखा जाता है और खास करके हिंदी के प्रोफेसर को कैसे यह समाज पोर्ट्रे करता है, क्या इज्जत? एक आईएएस बनता है और आप अगर पूजा वाला मामला प्रकरण देखें तो आईएएस बनते ही उन्हें मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। लेकिन एक प्रोफेसर अपने पूरे जीवन में एक आम मध्य वर्ग का जीवन बिताता है। मामला उसकी कृपणता का नहीं है,
समाज के खैर हम का है जो बरकरार रखता है अपने पेशेगत बिल्कुल नाते। खैर हम लोग विषय से भटक रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि उच्च शिक्षा में अगर आना है तो आपका एक तो पठन पाठन में आपका इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए बिल्कुल आपकी। दूसरा थोड़ा धैर्य आप रखें, है ना, क्योंकि इसमें सफलता की बहुत कम उम्मीदें हैं और बहुत देर बाद हैं। तो इसके अलावा दूसरा अगर हम सेक्टर देखें तो और कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी से रिलेटेड होती हैं? अब जैसे हर एक संस्थान में, खास करके बैंकिंग में, लोकसभा सचिवालय में, राज्यसभा सचिवालय में या अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में राजभाषा अधिकारी का पद आता है। उसके लिए आपका जो स्नातक की डिग्री होगी उससे बाइलिंगुअल होना चाहिए। आपको 2 विषयों में कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के साथ एक विषय अंग्रेजी भी रखें। और उसके साथ साथ कई ऐसे संस्थान हैं जो ट्रांसलेशन से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की कोर्स कराते हैं, खास करके इग्नू। तो वहां से अगर आप ट्रांसलेशन की डिग्री ले लेते हैं तो एक बड़ा रास्ता खुलता है आपके लिए राजभाषा अधिकारी का, अनुवादक का। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हिंदी में जो हिंदी का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता का रहा है, प्रयोजन मूलक हिंदी का रहा है, तो वो एक रास्ता है हिंदी में त्वरित नौकरी पाने का। अगर आपके पास स्किल है तो आप हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में जा सकते हैं, टीवी न्यूज में जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, प्रिंट में जा सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, सिनेमा में जा सकते हैं। तो ये सारे विज्ञापन की दुनिया में जा सकते हैं, विज्ञापन की दुनिया में जा सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। हम फिर वापस लौटते हैं हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के। संभावनाएं बहुत हैं, परीक्षाएं होती रहती हैं, उसकी तैयारी के लिए मैं मूलतः आज बात करने आया हूं। तो आप समझ सकती हैं कि तैयारी की एक अलग दिशा होती है, उसका समर्पण, उसके पढ़ाई का तरीका, उसका ढंग आम पढ़ाई से अलग होता है। आप स्नातक की डिग्री के लिए जब पढ़ते हैं, एमए में जब पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल अलग पढ़ाई है, इसकी अलग तैयारी है। तो आज मूलतः हम उस तैयारी पर बात करना चाह रहे हैं। ओके। तो ये तैयारी किस तरह के अनुशासन की मांग करती है और कितना डेडिकेशन इसके लिए चाहिए? क्या कोई स्ट्रेटजी चाहिए, कोई रणनीति चाहिए? बिल्कुल। और इसकी रणनीति है आपकी निरंतरता। अगर आप बगैर किसी नैराश्य भाव के निरंतरता के साथ इसमें लगेंगे तभी यह संभव है। ये पहला अनुशासन और एकमात्र अनुशासन है निरंतरता। अब मैं आता हूं कुछ किताबों पर कि किन किताबों, क्योंकि देखिए क्या है, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बाजार में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइड मिलते हैं। अलग अलग प्रकाशनों ने उसको प्रकाशित किया होता है, अलग अलग, लेकिन उसकी सीमाएं यह होती हैं कि वो बहुत सूचनात्मक होते हैं। उसमें वह डिस्क्रिप्शन, वह आपकी समझदारी को डेवलप करने का वो गहराई नहीं होती है, गहराई नहीं होती। तो एक अच्छी रणनीति यह है कि कुछ किताबों को पढ़ा जाए और खुद से उन किताबों को पढ़ते हुए अपनी समझ विकसित किया जाए, नोट्स बनाया जाए। तो इन अमूमन हिंदी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वरूप को देखें तो उसका 50% हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करता है। और 50% हिस्से में भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान। तो आप किसी एक को पढ़ करके, यानी आप केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के विशेषज्ञ बन करके प्रतियोगी परीक्षाओं को नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता और असफलता का अंतर है वह 2 या 3 नंबर के अंतर का होता है। तो जब इतना क्लोज फाइट है तो आपको समग्रता से अध्ययन करना होगा। और ऐसे में मैं कुछ किताबों की सूची बताना चाह रहा हूँ। जी जरूर, बिल्कुल। जो हमारे तमाम विद्यार्थी, शिक्षार्थी, लर्नर्स इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत ही उपयोगी जानकारी है। आप लोग अपना पेन और डायरी लेकर नोट कर लें। तो पहली किताब जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित
हिंदी साहित्य का इतिहास। यह एक अनिवार्य प्रतिदिन पढ़ने वाला, माने अगर आप हिंदी साहित्य के अकादमिक दुनिया में हैं तो आपके सिरहाने रखे रहने वाली किताब, जिसको आपको प्रतिदिन पढ़ना है। क्या बात है। ऐसी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन इस किताब को पढ़ने की तैयारी जो होगी वह विश्वनाथ त्रिपाठी की एक बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इस किताब को पढ़ने से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने की तैयारी होगी। अच्छा, तो पहले इसको पढ़ें, फिर शुक्ल को पढ़ें, आचार्य शुक्ल की किताब को पढ़ें जी। इसके साथ साथ अगर आप आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लेते हैं तो छायावाद तक, या कहें कि द्विवेदी युग तक, तो आप पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर कर जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अनिवार्य इतिहास की कुछ किताबें हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास की किताब है, हिंदी साहित्य का संवेदना और करके किताब है तो वो। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये तो 3 किताबें हुई। इसके साथ अगर एक किताब और पढ़ लें, डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये थोड़ा विशद है, इसमें विवरण ज्यादा है। तो ये 3 किताबें हुई। इसके साथ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह और आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास नंद किशोर नवल। इन किताबों को पढ़ने से आप लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास का हिस्सा कवर कर लेंगे। अब मैं आता हूं भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान। इस हिस्से को पढ़ने की पहली तैयारी आपको करना चाहिए। नित्यानंद तिवारी की एक किताब है साहित्य का शास्त्र। ये विषय प्रवेश की किताब है। दरअसल जो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब मैंने बताई और नित्यानंद तिवारी की, ये दोनों किताबें एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के लिए लिखी गई थी। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको बाद में बंद कर दिया, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि बहुत सामान्य और बहुत बेसिक समझ के लिए, बहुत हल्के फुल्के ढंग से, बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, लेकिन आपके पास एक सूचनात्मक अध्ययन होगा। तो ये किताब जो है विषय प्रवेश है जी। इन पढ़ने की तैयारी के पहले की पूर्व पीठिका है, भूमिका है। तो एक तो यह हुआ साहित्य का शास्त्र। इसके अलावा हिंदी भाषा के लिए हरदेव बाहरी की किताब, इसी शीर्षक से प्रकाशित है, हिंदी भाषा हरदेव बाहरी की किताब जी। हरदेव बाहरी की यह जो किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए इसके साथ साथ वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण की रचना, यह किताब जरूर देखें छात्र। भाषा विज्ञान के लिए, और खास करके भाषा विज्ञान को पढ़ते हुए ध्वनि विज्ञान का जो अध्याय है उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। बड़ा हिस्सा भाषा विज्ञान के सवालों का ध्वनि विज्ञान से पूछा जाता है। भोलानाथ तिवारी की किताब है। इसके अलावा हरिश्चंद्र वर्मा और बलदेव उपाध्याय की किताब भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। बलदेव उपाध्याय की किताब का नाम है संस्कृत आलोचना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित है, और हरियाणा ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है हरिश्चंद्र वर्मा की किताब भारतीय काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका, और निर्मला जैन की किताब पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतन करके किताब है ये। और ये ऐसी किताबें हैं जो मैंने, अगर आप पढ़ना चाहें तो 6 महीने के भीतर पतली पतली 200, 250, 300 पेज की किताबें हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं। तो ये इसके लगभग दर्जन भर किताबें अभी तक बता चुके हैं। तो ये ऐसी किताबें हैं जो किसी भी हिंदी साहित्य के अध्येता और तैयारी करने वाले
छात्र के पास अनिवार्य पाठ की तरह होना चाहिए। जी, जी, जी। तो ये वो किताबें हैं। मंगलम जी, अगर इनको कहीं से मंगाना हो, अगर कहाँ से उपलब्ध कहाँ से होंगी? अभी तो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे अच्छा, वहाँ मिल जाती हैं। साइट्स हैं जहाँ पे मिल जाती हैं। जी। आपके नजदीकी किताब की दुकानों पे मिल सकती हैं। हम्म। जो प्रकाशन, अगर गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि किस प्रकाशन से है, उस प्रकाशन को फोन करके किताबें मंगाई जा सकती हैं। तो ये समस्या नहीं, ये सारी किताबें उपलब्ध किताबें जी, हैं। जी। और ये बहुत कम से कम, और ये सारी लगभग इनमें से बहुत सारी किताबें जो हैं वो रॉयल्टी फ्री भी हो गई हैं। अच्छा। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रॉयल्टी फ्री है। इसके तो अलावा कम कीमत में हाँ, उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के लिए एक और किताब जो मुझसे छूट रही है, जिसको पढ़ना चाहिए, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी अच्छा। साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यह किताब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए। इसके बाद विशद अध्ययन के लिए जो खास करके गद्य साहित्य का हिस्सा है, रामचंद्र तिवारी की किताब है हिंदी साहित्य का हिंदी गद्य का साहित्य या कुछ इस तरह की किताब है, मैं नाम भूल रहा हूँ। रामचंद्र तिवारी की किताब है, विश्वविद्यालय प्रकाशन बनारस से प्रकाशित है। लगभग 1200 पन्नों की वो किताब है। तो उसमें उपन्यासों के पात्रों का, उसका कथासार वगैरह भी दिया गया है, कहानियों के पात्र। तो वो किताब भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जी। इसके अलावा अगर जैसे कई बार होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चा इतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। देखिए क्या है कि अगर आप सफलता की गारंटी चाहते हैं तो फिर आपको, क्योंकि देखिए परीक्षाओं के पैटर्न बदले हैं। पहले सिर्फ सूचनात्मक चीजों से काम चल जा रहा था। नेट में पहले, मैं आज भी इस परीक्षा, खास करके नेट की जो परीक्षा होती है, उसके इस पैटर्न के खिलाफ हूँ व्यक्तिगत तौर पर, अगर मुझसे पूछा जाए। क्योंकि नेट जिस चीज के लिए तैयारी, नेट का जो उद्देश्य है वो आप पीएचडी के लिए नेट करना चाहते हैं ना, नेट की अनिवार्यता है, शिक्षक होने के लिए अनिवार्यता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि कब प्रकाशित हुई, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि में कहते क्या है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। आपको उस विश्लेषण पर जाना होगा, आपकी राइटिंग स्किल की टेस्ट होनी चाहिए। तो आपका कहना है कि अब का जो पैटर्न आ रहा है, तो वो अब कुछ उससे मिला, अब वो विवरणात्मक हो रहा है, वो ज्यादा डेप्थ में जा रहा है। तो आपको बगैर टेक्स्ट पढ़े सिर्फ सूचना से कि चिंतामणि आचार्य शुक्ल का निबंध है और यह इस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि करुणा में आचार्य शुक्ल कहते क्या है, कविता क्या है, निबंध की मूल स्थापना, मूल प्रतिपाद्य क्या है। जी। तो राजभाषा अधिकारी या और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्या इस तरह का पैटर्न आएगा? बिल्कुल आएगा, केवल सूचनात्मक आएगा। अगर आप ये समझिए कि अगर आप एक बड़ी तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं तो छोटे छोटे जंग तो आसानी से जीते जा सकते हैं। अगर आप इन सारे विषयों को समग्रता से, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक लगातार कांस्टेंट 2 घंटा पढ़ने वाला, निरंतर पढ़ने वाला छात्र अगर सिर्फ 2 घंटा निकाले तो 6 महीने में इन सारी किताबों को, जिन किताबों की सूची मैं अभी बता रहा था, वो न सिर्फ पढ़ लेगा बल्कि इन सारी किताबों का अपने मन माफिक, अपने समझ के माफिक नोट्स तैयार कर लेगा। ये बड़ी किताबें नहीं है, ये अनिवार्य किताबें हैं। बिल्कुल। और उसको पढ़ने के बाद करके खुद कायाकल्प खुद में भी महसूस होगा। नहीं, खास करके देखिए क्या होता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो हिंदी प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जेएनयू है, डीयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहां पे शिक्षकों से बच्चों का इंटरेक्शन, क्लासरूम टीचिंग, जो एक समुदाय है, छात्रों का समुदाय है, पढ़ाने का जो माहौल है, वह आपको बहुत कुछ पे करता है। लेकिन जब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, खास करके जब हम उत्तराखंड जैसे राज्य में बैठे हुए हैं और
मैं धारचूला के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं मुंशियारी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं जोशीमठ के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं औली के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन जगहों बेरीनाग और चमोली जैसे जो सुदूर, बिल्कुल, जहाँ कोई न बहस है न वो जो साहित्य से बहुत जो ज्यादा उनका जो हिंदी वास्ता के है। सेमिनारों में नहीं जाते, जो हिंदी के ज्ञान परंपरा आधुनिक बहसों को नहीं जानते, उन बच्चों के लिए इन किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी, खास करके जब आप सिर्फ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बच्चे, जहां वो जो SLM उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किया जाता है उस पर वो अध्ययन करने पर निर्भर है, तो इन किताबों को पढ़ना इन बच्चों के लिए अधिक अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ दो और किताबें मैं बता दूं कि इन किताबों के अध्ययन के बाद एक किताब है बच्चन सिंह की ही हिंदी आलोचना के बीज शब्द, बहुत पतली सी किताब है, वाड़ी प्रकाशन से प्रकाशित है। तो ये किताब, एक किताब राजकमल से प्रकाशित है, हिंदी साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ की। ये गाइडनुमा ही किताबें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा जब आप यह सब पढ़ लें, अपना एक नोट्स बना लें, अपनी एक समझ बना लें, और इन सबको पढ़ते हुए लगातार आपको एक किताब पढ़ते रहना है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल की। की उसको लगातार पढ़ना है। मतलब उसको जैसे कि आप रामायण पढ़ते हैं। हाँ, वो हिंदी साहित्य का गीता है। नित्य की जो है पाठ अपनी, वो हिंदी साहित्य का गीता है। क्या बात अगर है। हिंदी साहित्य में कोई अकादमिक दुनिया में अगर किसी किताब को धार्मिक आस्था के रास्ते से देखा जाए तो हिंदी साहित्य की गीता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बात है। इसके साथ साथ अगर ये सब पढ़ लिए और उसके बाद अगर आपकी इच्छा है कि कुछ गाइडनुमा चीज उलट ले, पलट ले, देख ले, कुछ सूचनाओं को जान ले, समझ ले, तो फिर आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक किताब है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, दृष्टि IAS ने दूसरा प्रश्न पत्र जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसका जो गाइड तैयार किया है वो आप देख सकते हैं। मैंने ये तब की बात है, ये तब देखें जब आप इन किताबों को पढ़ चुके हों, क्योंकि देखिए, और ये ऐसी किताबें हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो आपके अध्ययन अध्यावसाय का हिस्सा, ये प्राथमिक किताबें हैं। इसके बगैर आप हिंदी अकादमिया में, हिंदी के अकादमिक जगत में आने की सोच ही नहीं सकते। अगर आप हिंदी साहित्य, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने स्नातक में आए हैं, परास्नातक में आए हैं, PhD करना चाहते हैं, तो ये ऐसी किताबें हैं। आचार्य शुक्ल की किताब, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब, रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब, बच्चन सिंह की किताब, नंद किशोर नवल की किताब, हरदेव बाहरी की किताब, भोलानाथ तिवारी की किताब, बलदेव उपाध्याय की किताब, देवेंद्रनाथ शर्मा की किताब, ये किताबें हैं जिनके बगैर आप हिंदी साहित्य की समझ को ही डेवलप नहीं कर सकते। और होता मंगलम जी इसके ठीक उलट है। अगर हम देखें तो प्रतियोगियों के लिए आप इस तरह की वस्तुनिष्ठ किताबें उठा लेते हैं और उनको रट्टा मार रहे होते हैं, तो न वो डेट याद रहती है, अपने किताबों के नाम याद हो पाते हैं। इतने दिनों के बहुत कम अनुभव संसार में मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो इस तरह की गाइड को सिर्फ गाइड को पढ़ करके सफल हुए हो। देखिए, इन किताबों को पढ़ना और इन किताबों को परीक्षापयोगी दृष्टि से पढ़ना बिल्कुल उलट अवधारणाएं हैं। लगभग स्नातक में पढ़ने वाले छात्र इन किताबों से गुजरते हैं। हाँ, लेकिन जब आप पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी, लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी दूसरे अनुशासन की मांग करती है, एक सातत्य की मांग करती है। उस सातत्य के साथ साथ वह आपके द्वारा निर्मित नोट्स की मांग करती हैं। आप इन किताबों के पन्ने दर पन्नों को रंग डालिए। किताबों से इतना प्रेम न कीजिए कि किताबों का पन्ना न मुड़े। यह मोह छोड़ दीजिए। इस मोह में पड़े बगैर कि आपके बाद किताबों का क्या होगा।
आप उन किताबों को ऐसे पढ़ जाइए, थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी जैसे दीमक किताबों को चाट जाता है। क्या बात है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मंगलम जी। कुछ और छूटा है? किताबें हो चुकी हैं बहुत सारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कुछ सरसरी जानकारी दे दी है। मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे जो नवरत्न कंपनियां कही जाती हैं भारत की, वहां भी शायद हिंदी अधिकारियों की पोस्ट आती है, ONGC से लेकर बिल्कुल तमाम जगहों पे। बाकी भाषा अधिकारी हो ही गया है, उसके अलावा सूचना अधिकारी की भी पोस्ट तमाम। देखिए, नौकरी की समस्या नहीं है, और अभी देर तो सवेर प्रकाशन समूहों में भी हिंदी बिल्कुल देर सवेर नौकरी लगनी ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि न्याय में देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के प्रतीत है। तो समय के बाद मिली हुई नौकरी भी फिर वो नौकरी नहीं होती। जी जी। तो उम्मीद करते हैं कि इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, कुछ और भी जानकारियां लेकर आएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर माहौल है हिंदी पट्टी की, जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं बहुत ही जाने माने स्तंभ, वहां पर एक माहौल होता ही है, और ये गोष्ठियां सेमिनार भी एक माहौल पैदा करती हैं। लेकिन छोटे स्तरों पर अभी इसका अभाव है, तो ये भी हिंदी के शिक्षकों के लिए भी एक सुझाव आपकी तरफ से होना चाहिए कि देखिए क्या है कि सेमिनार या इस तरह की बातचीत या बहसें या रिमीडियल क्लास, ये सब कुछ व्यवस्था का अंग है, उसमें व्यवस्था भी इन्वॉल्व है। जी जी जी। तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, इसका होना न होना व्यवस्था पर निर्भर है। जी जी जी। तो इस बहस में पड़े बगैर हम व्यक्तिगत प्रयासों से अपने छात्रों को कुछ दे पाए, इसका संतोष होना चाहिए शिक्षकों में। तो कोशिश ये करना चाहिए शिक्षकों को कि अधिकाधिक छात्रों को हम प्रेरित कर सके पढ़ने के लिए, उनकी तैयारी के लिए हमसे जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इतना तक के लिए प्रतिदिन प्रस्तुत होते हैं 10 से 5 कि हमारे बच्चे हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर के आए, टेलीफोन से लेकर के आए, मेल से लेकर के आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए, काउंसलिंग सेशंस में उपलब्ध हों। और अगर वो हल्द्वानी आ पाए या हल्द्वानी के आसपास हों तो हमारे मुख्य परिसर में वो आए, यहाँ किसी से भी अपने विभाग के शिक्षकों का पता पूछ ले और उन शिक्षकों के पास जाकर के, ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, ये किसी भी विषय, किसी भी अनुशासन के लिए वो जाए। और हम सबको निश्चय ही बेहद खुशी होगी जब हमारे छात्र हमारे पास आते हैं, जब वो हमसे सवाल करते हैं, जब हमसे वो पढ़ना चाहते हैं, जब हमसे वो किसी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा प्रस्तुत हैं, हर तरीके से प्रस्तुत हैं। अगर वो आए और चाहें कि हम उन्हें 2 घंटे की क्लास कराएं तो हम तो उस क्लास के लिए भी प्रस्तुत हैं। हमारे पास क्लासरूम की सुविधा है, क्लासरूम है। अगर हिंदी के 10 बच्चे हल्द्वानी के अगर आकर, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और वो आकर के कहें कि सर हम लोगों को आप 2 घंटे क्लास लीजिए, प्रतिदिन लीजिए, हम लोग प्रतिदिन क्लास लेंगे। हम 5 लोग हैं और 5 लोग कक्षा लेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था बने कि एक बार तो था कि ऑनलाइन आप लोग पढ़ा ही रहे थे, हम लोग अभी भी इस सेशन में भी काउंसलिंग सेशन चलेंगे, उसमें हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ के अध्ययन का हिस्सा है, ये हमारे नौकरी का हिस्सा है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि अनुशासन तो बहुत बात की चीज है, जो आत्म सजगता है वह भी जरूरी है। खास करके मैं अपने उन सभी शिक्षार्थी भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, शिक्षार्थी मित्रों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अध्ययन की दुनिया में हैं और गंभीर तरीके से अध्ययन करना चाह रहे हैं तो आपको किताबों से दोस्ती करनी होगी, किताबों के पास जाना होगा। देखिए जो हमारा पाठ्य सामग्री है वह अंततः एक वैसाखी है, एक ऐसी माने वैतरणी है हिंदी साहित्य, तो आपको एक सहारा देकर के पार कराने का माध्यम भर है। लेकिन आप इसमें प्रवीण तभी होंगे जब आप मूल किताबों का अध्ययन करेंगे, अध्यावसाय करेंगे। अध्यावसाय और अध्ययन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इनफैक्ट
हम भी आपको पढ़ा करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद मूल किताबों तक जाकर के अध्ययन नहीं करते। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी ये बातचीत रही और अगले बातचीत का टॉपिक मुझे हल्का सा ध्यान आ रहा है कि वेबसाइट जो है हिंदी से जुड़ी हुई, ब्लॉग हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ लोग हैं, कुछ संस्थान हैं, उनकी जानकारी हम अगले एपिसोड में दे सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो शिक्षार्थियों बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे। बहुत ही लाभप्रद ये बातचीत थी। कुमार मंगलम जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप सबने सुना, आप सब के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। जी नमस्कार। नमस्कार।